तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज अपन शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर। और नया चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी के और हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको जानने से हम हमारे जीवन में चहुमुखी विकास कर सकते हैं। हमारे जीवन में ये बढ़ने के हमें अवसर देता है। एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में आप सभी को, हम सभी को, और न केवल पढ़ने वालों को बल्कि अन्य जो भी लोग हमारे सर्किल में होते हैं उन सब को इन सब चीजों की जानकारी होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर इन सब चीजों की जानकारी होगी तभी वो अपना अपने उन सब अधिकारों का उपयोग कर पाएंगे जो उनके जीवन के लिए जरूरी हैं, जिनका उन्हें कभी ना कभी इनका उन्हें प्रयोग करना होता है। और कभी ना कभी उनके जीवन में इनका जरूर मतलब कोई ना कोई काम जरूर पड़ता है। तो ये जो अधिकार हैं, ये अधिकार है मूल अधिकार जो हमें संविधान देता है। तो इसका मतलब अधिकार शब्द तो आपने बहुत बार सुना होगा। ऐसे नॉर्मल जीवन में भी आपने बोलते हुए आपस में बातचीत के दौरान भी ये अधिकार शब्द हमारे निकल जाता है कि नहीं, ये तो मेरा अधिकार है। तो अधिकार एक तरह का दावा होता है जो आप सामने वाले के मतलब एक अधिकार क्या है? अधिकार एक दावा है। एक ऐसा दावा है जो समाज से निकला है, समाज से उत्पन्न हुआ है। समाज ने उसको मान्यता दी है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। और फिर गवर्नमेंट यानी कि राज्य उसको कानूनी मान्यता दे दे, यानी कि राज्य उसको अपने कानून में जगह दे, तो फिर वो एक अधिकार का रूप ले लेता है। यानी जब समाज से कोई मांग उठती है कि ऐसा होना चाहिए, ये सुविधा हमें मिलनी चाहिए, ऐसा ऐसा हमारे साथ होना चाहिए, और फिर उसको गवर्नमेंट अपने कानून में उसको जगह दे, तो वही दावा फिर अधिकार बन जाता है। लेकिन यहाँ हम नॉर्मल अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं। अधिकार तो वो अधिकार भी हैं जो आपको एक कानून देता है, जिसे हम कानूनी अधिकार कहते हैं। जैसे आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से, किसी भी सरकारी कार्यालय से कोई भी सरकारी काम की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, ये आपका राइट है। यानी जब आप किसी सरकारी कार्यालय में जा करके या वहां न जा करके कोई लेटर लिख करके, प्रार्थना पत्र लिख करके अगर आप जानकारी जुटाते हैं, तो ये नहीं है कि वो जानकारी देगा नहीं देगा, ये उसकी इच्छा वहां नहीं चलेगी। क्योंकि जानकारी प्राप्त करना आपका राइट है, आपका हक है, आपका अधिकार है। और आपका अधिकार, चूंकि ये अधिकार कानून ने आपको दिया है, तो आपका वो अधिकार कोई छीन नहीं सकता। आपको वो सूचना देने से मना नहीं कर सकता। और ना ही आपको उसके पांव पकड़ने की जरूरत नहीं है। उनके आगे अपने को भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि आप हमें सूचना दीजिए। क्यों? क्योंकि ये सूचना पाना हमारा अधिकार है। जहां हमारा अधिकार होता है वहां हम पूरे रुतबे के साथ हम कह सकते हैं कि नहीं, ये हमारा अधिकार है और आपको ये करना ही पड़ेगा। ये नहीं चलता कि मैं करूं कि नहीं करूं, करूं नहीं करने वाला बात ही नहीं है, क्योंकि वो आपका राइट होता है। लेकिन अपना मकसद ये चीजें केवल ऐसे समझने के लिए हैं कि भाई कानूनी अधिकार जो कानून ने दिया, जैसे इंफॉर्मेशन पाने का, सूचना पाने का अधिकार, तो कानूनी अधिकार जो कानून हमें दे वो हो गए कानूनी अधिकार। एक होता है जो संविधान सीधे हमें दे, संविधान ही लिख दे कि ये लोगों के अधिकार होंगे और ये अधिकार ऐसे होंगे। ये अधिकार क्यों दिए हैं संविधान ने? संविधान को पता है कि ये अधिकार देंगे ना, तभी तो लोग अपना जीवन में अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे, अपने जीवन का विकास कर पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। भाई अधिकार क्या है? अधिकार एक तरह की वो आवश्यक परिस्थितियां हैं जो आप लोगों को देते हो, ताकि उनका उपयोग करके, उनको इस्तेमाल करके लोग अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं। वो जो जीवन में हासिल करना चाहते हैं, फ्रीडम, अधिकार मिलने का मतलब है एक तरह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर देना। तो अधिकार क्या करते हैं? आपको अवसर देते हैं जिससे कि आप अपनी इच्छा अनुरूप अपना जीवन जी सकते हैं। अपने जीवन में जो आप अचीवमेंट करना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई सिंगर बनना चाहता है, गायकार बनना चाहता है, तो आपके पास अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार होगा, तभी तो आप कर पाओगे।
अगर आपके पास ये अधिकार ही नहीं है, आपको बांध दिया जाए नहीं, तुम्हें केवल पढ़ाई करनी है और ये फलानी फलानी नौकरी करनी है, बाकी नहीं कर सकते, तुम खिलाड़ी नहीं बन सकते, तुम सिंगर नहीं बन सकते, तुम एक अच्छे डांसर नहीं बन सकते, तुम कोई स्पोर्ट्स गतिविधि में भाग नहीं ले सकते। लेकिन अधिकार आपको क्या करते हैं, खुलापन दे देते हैं, जिससे कि आप अपनी इच्छा अनुरूप जो जो भी काम की आपकी इच्छा है, दायरे में रहते हुए, तो जिस भी काम की आपकी इच्छा है, उन अपनी इच्छाओं अनुरूप आप अपना एक कैरियर बना सकते हैं, चुन सकते हैं। जो भी आपकी, चाहे सिंगिंग की हो, डांसिंग की हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी की हो, ये सब आप क्यों कर पाते हो? क्योंकि आपको अधिकार है। वरना अगर सरकारें, अगर ये सब आपके अधिकार अगर नहीं होते, तो सरकारें आपको क्या ये सारी चीजें बंद कर देती, आप कर नहीं पाते। इसलिए संविधान ने क्या किया, ये संविधान निर्माताओं को पता था कि सरकारों के पास पावर होती है, सरकार के पास तो शक्ति होती है, सब कुछ सरकार के पास होती है। अगर हम ये सरकार के ऊपर छोड़ देंगे कि सरकार जरूरत के हिसाब से समय आने पर आवश्यकता अनुरूप लोगों को अधिकार देती चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं सरकार फिर अपनी मनमर्जी चलानी शुरू कर देगी। क्योंकि जब सरकार के भरोसे हमने छोड़ दिया है, तो सरकार तो अपना फायदा देखना शुरू कर सकती है, सरकार अपने फायदे के अनुसार अधिकार देगी, नहीं भी दे, दे भी कुछ सीमाओं के साथ दे, ऐसा कर सकती है। तो संविधान निर्माताओं को पता था कि अगर सरकार के हाथ में अगर हमने ये चाबी दे दी कि आप इनको अधिकार, जैसे टाइम आए, समय आए, उस हिसाब से आप अधिकार दे देना, तो मामला गड़बड़ा जाएगा, लोगों को अधिकार ठीक ढंग से नसीब ही नहीं होंगे। तो ऐसे में क्या किया गया, संविधान निर्माताओं ने संविधान में लिख करके ही झंझटी में दिया कि ये लो, हमने तो संविधान में ही अधिकार दे दिए, यानी कि ये हमारा जो संविधान है जिससे सरकारें चलती हैं, अब वही संविधान जो देश का सर्वोच्च कानून है, फंडामेंटल लॉ है, जो मूलभूत कानून है, जिससे पूरा देश चलता है, सरकार चलती है, सरकार की शक्तियां ये संविधान तय करता है। अब देखो, जिस संविधान से शक्ति सरकार लेती है, उसी संविधान से अधिकार हम लेते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, यानी कि जहां से गवर्नमेंट को पावर मिल रही है, उसी स्रोत से हमें भी अधिकार मिल रहा है। इसका मतलब ये अधिकार वो अधिकार हैं जो संविधान निर्माताओं को पता था कि ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और इन अधिकारों के बिना तो व्यक्ति मतलब जीवन जी नहीं सकता, जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता वो जीवन में अपनी इच्छा अनुरूप कुछ करने की। अगर जैसे आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ लिख करके कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, ये तभी तो आप सोच पा रहे हो क्योंकि आपको ऐसा करने की आजादी है। अगर ये आजादियां नहीं होती, ये अधिकार नहीं होते, आपको अपने हिसाब से व्यवसाय करने की, काम करने की, नौकरी करने की अगर राइट नहीं होता, तो आप ये नहीं कर पाते। चूंकि ये मूल अधिकार थे, ये संविधान में ही लिख दिए गए, ताकि हर कोई राज्य या सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो कि वो इन अधिकारों को छीन ले, इसलिए संविधान में लिखे गए। ये अधिकार संविधान में क्यों लिखे गए? क्योंकि संविधान में लिखने का मतलब है कि अब राज्य इन अधिकारों में दखल नहीं देगा, राज्य इन अधिकारों को छीन नहीं पाएगा, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है, संविधान सबसे ऊपर है। संविधान जो हमें अधिकार देता है, वही संविधान सरकारों को शक्तियां भी देता है। तो जिस संविधान ने ये कहा कि ये अधिकार यहाँ के नागरिकों को होंगे, मिलेंगे, यहाँ के लोगों को मिलेंगे, तो अब वो अधिकार, इसका मतलब संविधान के द्वारा अधिकार देने का मतलब साफ था कि संविधान राज्य की शक्तियों पर सीमा लगाना चाहता है, राज्य की शक्तियों को कंट्रोल करना चाहता है, सीमित करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने राज्य की शक्तियों को ये अधिकार देने का मतलब ही सीमा लगा दी हमने। अधिकार इसलिए, अधिकार क्या है, राज्य के खिलाफ है ये। राज्य के खिलाफ क्यों है? क्योंकि जो आपको अधिकार दे दिए, आपको मूल अधिकार दे दिए, ठीक है, राज्य के खिलाफ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि राज्य क्या करता है, राज्य के पास पावर होती है। राज्य क्या होता है, समाज की एक वो संस्था होती है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, जिसके पास कानून कायदे नियम बनाने की पावर्स होती है। वो समाज के लिए पूरे कानून कायदे नियम बनाती है।
अब राज्य सर्वोच्च शक्तिशाली संस्था है, इसके पास सत्ता होती है, ये अपनी उस सत्ता का उपयोग करती है, कानून बनाती है, नियम बनाती है। तो जब राज्य कानून बनाएगा, नियम बनाएगा, तो उससे उनके मूल अधिकार तो प्रभावित होंगे, सीमित होंगे, प्रतिबंधित होंगे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगेगा। तो ऐसे में ये जो अधिकार हैं, ये राज्य के खिलाफ हो गए हैं। मतलब राज्य चाहकर के भी आपके इन अधिकारों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, इनको कम नहीं कर सकता, इनको छीन नहीं सकता। वरना तो राज्य शक्तिशाली है, वरना तो राज्य अगर संविधान नहीं देता तो राज्य कब का ही कर देता। तो इसका मतलब क्या है, कुल मिला के इस कहानी, ये मैंने कहानी क्यों बताई है, आपके दिमाग में एक छवि बनाने के लिए कि भाई अधिकार कितने काम के होते हैं। अगर अधिकार नहीं हो तो हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। अब मुझे पढ़ाने का अधिकार है, आपको पढ़ने का अधिकार है, तभी तो आप आराम से पढ़ पा रहे हो। अगर आपके पास ये अधिकार ही नहीं होता तो ये आप पढ़ थोड़ी पाते। तो सब ये अधिकार ही तो हैं। ये अधिकार का मतलब वो सब परिस्थितियां हैं, वो सब जरूरी चीजें हैं। अधिकार क्या है? जरूरी चीजें हैं, जिन जो अगर हमें मिल जाएं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में आगे विकास कर सकते हैं अपना। तो मूल अधिकार है यहां पर। अब बात आती है मूल। मूल का मतलब क्या है? फंडामेंटल। यानी कि ये वो अधिकार हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, जिनके बिना एक अच्छा जीवन जी नहीं पाते। तो ये तो बेसिक अधिकार हैं, मूल हैं। इनके बिना जीवन में एक कदम आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब सोच के देखना, जब अपन मूल अधिकार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में एक बार ये सोचना कि मान लो ये मूल अधिकार नहीं होते, तो हम तो पूरी तरह से सरकार के भरोसे चलते। सरकार हमें चाहती वैसे हम चाबी से हमें घुमाती है एक तरह से। यानी सरकार चाहती तो हमें अधिकार देती, चाहती तो नहीं देती। आप सोच के देखो, अगर ये अधिकार क्या है, ये इन्होंने इंतजाम कर दिया है कि सारे व्यक्ति बराबर हैं, सब आराम से जीवन में आगे बढ़ो, तरक्की करो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बीच में नहीं, मतलब दिक्कत नहीं कर सकती, परेशानी पैदा नहीं कर सकती। तो मूल अधिकार क्यों कह रहा हूं? मूल अधिकार का मतलब सीधा सा है कि ये अधिकार कहां से आते हैं? संविधान से आते हैं। और मूल इस रूप में भी मूल हैं क्योंकि ये जीवन में विकास करने के लिए जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए जरूरी है। अगर अधिकार नहीं है, आप में क्षमता है, आपके मन में, आपके अंदर टैलेंट है, आपको डांस का शौक है, डांस की प्रतिभा भी है, आपको अगर अच्छे से गाइड किया जाए तो आप एक अच्छे डांसर बन सकते हैं, एक अच्छे गायकार बन सकते हैं। लेकिन आपके पास अधिकार नहीं है। आपके पास अधिकार नहीं है कि आपके पास एक अपनी डांस की प्रतिभा को निखारने का अधिकार नहीं, नहीं कर पाओगे। तो आपके पास अधिकार है तभी तो आप कहोगे नहीं मुझे डांस सीखना है, मुझे एक अच्छा डांसर बनना है, मुझे एक अच्छा खिलाड़ी बनना है। अधिकार है तभी तो आप अपनी क्षमताओं का विकास कर पाते हैं। और अधिकार होंगे तभी तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो ध्यान रखना, मूल अधिकार इस नाते मूल अधिकार है क्योंकि ये हमें संविधान ने दिए हैं। और ये हमारे जीवन के चहुमुखी विकास के लिए, यानी जीवन में हर एक जीवन, हमारे जीवन का जो हर एक क्षेत्र है उसका विकास करने के लिए जरूरी है। चाहे वो हमारा आर्थिक क्षेत्र का विकास हो, चाहे हमारे आर्थिक पक्ष का विकास हो, चाहे वो हमारे सामाजिक पक्ष का विकास हो, चाहे हमारा राजनीतिक पक्ष हो, हर एक क्षेत्र में हम विकास तभी कर पाते हैं जब हमें ये अधिकार मिलते हैं। तो अब इस कहानी को सुनने के बाद अब अपन पढ़ेंगे कि भाई संविधान क्या कहता है, कहां पर क्या बात लिखी हुई है। तो चलो देखते हैं। ये तो आप सब जानते हो कि जो जो मूल अधिकार है वो संविधान के भाग नंबर 3 में आते हैं। यानी कि जो भाग नंबर 3 है संविधान का, उस भाग नंबर 3 में क्या लिखे हुए हैं? मूल अधिकार। ध्यान रखना, अपन ने तीसरे भाग पर आ गए हैं। सबसे पहला ही पहला अपन ने भाग पढ़ा था, उस भाग का क्या नाम था? कोई बताएगा?
सबसे पहले ही पहले जो भाग अपन ने पढ़ा था उसका नाम क्या था? याद नहीं है क्या? देखो, सबसे अपने दो भाग पढ़ चुके हैं, तीसरे भाग को आज शुरू कर रहे हैं संविधान का। पहला था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दूसरे का सिटीजनशिप, और तीसरे का है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। तो भाग नंबर तीसरे में, यानी भाग नंबर 3 में मूल अधिकार लिखे हुए हैं। अब बात आती है कि कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक मूल अधिकारों का वर्णन है, तो क्लियर कट है, 12 to 35। ये तो सिंपल है, यहां से तो प्रश्न नहीं बनते आजकल। ठीक है। फिर आपके ये पूछ ले कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो कौन से देश के संविधान से या कौन से देश के संविधान के मूल अधिकारों से प्रभावित हैं, तो अमेरिका टिका देना आप। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का जो प्रभाव है वो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों पर है। तो आप क्लियर कट हैं कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों पर किसका प्रभाव है? अमेरिकी संविधान के मूल अधिकारों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, उस भाग 3 में जिसमें मूल अधिकार लिखे हुए हैं उसे भारत का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये भी आपके शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसे क्या कहा जाता है? भारत का मेग्ना कार्टा। अब मेग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेग्ना कार्टा वर्ड था, ये शब्द काम में लिया गया था जब 1215 में इंग्लैंड के राजा थे जॉन। इंग्लैंड के राजा जॉन ने 1215 में पहली बार पहली बार दुनिया में लिखित में लिख करके एक आदेश जारी किया। और उस आदेश में, यानी कि एक लिखित, उन्होंने एक आदेश जारी किया। और उस लिखित आदेश में उन्होंने लोगों के अधिकार लिखे कि लोगों के पास ये अधिकार होंगे, और उनके इन अधिकारों में हम कोई दखल नहीं दे सकते, ये उनके अधिकार होंगे। अब अधिकार हो सकता है आलोचना करने का हो, घूमने का हो, प्रॉपर्टी रखने का हो, बिजनेस करने का हो, ये लोगों के अधिकार होंगे। और हम इन लोगों के अधिकारों को छीन नहीं सकते, उनको कम नहीं कर सकते, उनमें अनावश्यक दखल नहीं दे सकते। तो जो 1215 में इंग्लैंड के राजा ने जब दुनिया में पहली बार लिख करके लोगों को आदेश लिख करके जो अधिकार दिए थे, उसको कहा गया था मेग्ना कार्टा। तो मेग्ना कार्टा ये शब्द किसके लिए यूज किया गया? जो 1215 में पहली बार लिखित में जो लोगों को अधिकार दिए थे राजा जोन ने, तो उस अधिकार पत्र को क्या कहा गया था? मेग्ना कार्टा। तो जहां, अब जो जो डॉक्यूमेंट्स, जो जो दस्तावेज जिसमें अधिकारों की बात होती है, उसको ये संज्ञा दे दी जाती है मेग्ना कार्टा। तो अब आप देख लो, भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 में क्या है? मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार है, तो जिन 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 डॉक्यूमेंट्स में, जिन जिन भागों में मूल अधिकारों की बात हो, उनके लिए हम मेग्ना कार्टा यूज कर सकते हैं। इसलिए ये मूल अधिकार वाला भाग नंबर 3 क्या है? भारत का मेग्ना कार्टा है। ये इंग्लैंड का मेग्ना कार्टा था, और यहां से शुरुआत हुई थी दुनिया में पहली बार लिख करके अधिकार देने की। तो अब भाग नंबर 3 में भी तो वही है। भाग नंबर 3 क्या कह रहा है? भाग नंबर 3 में भी तो लोगों के मूल अधिकार लिखे हुए हैं, इसलिए भाग नंबर 3 को हमने क्या कहा? भारत का मेग्ना कार्टा। ये तो बड़ा सिंपल सा था, मैंने कुछ ज्यादा ही इसकी व्याख्या कर दी है, इतनी नए भी करें तो भी आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार क्या काम करते हैं? मूल अधिकार कानून का शासन स्थापित करते हैं। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार होने का मतलब ही है, ये मूल अधिकार एक तरह से लोगों का सुरक्षा कवच है कि ये चीजें हैं, ये लोगों की हैं। और इन चीजों के मामले में सरकार बीच में टांग नहीं अड़ाएगी, सरकार बीच में दखल नहीं देगी, सरकार इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये चीजें, ये एक तरह से मूल अधिकारों ने एक सीमा खींच दी कि ये क्षेत्र हैं, ये लोगों के खुद के हैं।
लोगों को इन क्षेत्रों में खुद अपने हिसाब से काम करना है। सरकार इसमें बीच में टांग नहीं अड़ाएगी, सरकार इसमें ज्ञान नहीं देगी, सरकार दखल नहीं देगी। तो एक तरह से आप ये सोचो, ये मूल अधिकार हमने जो दिए लोगों को, जैसे हमने लोगों को अधिकार दिया कि आप घूमने का अधिकार है, कोई भी काम धंधा करने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है, ये जितने भी अपने अधिकार दिए हैं आप, ये अधिकार मिलने से क्या हो गया? अब सरकार को हमने चुप कर दिया। क्यों? क्योंकि संविधान ने कहा ये आपको हम दे रहे हैं, सरकार हमसे बड़ी है क्या? सरकार को खुद हम शक्तियां देते हैं भाई, सबसे बड़ा तो कौन है? संविधान। संविधान ने कहा जब हमने आपको सीधे ये अधिकार दे दिए, तो अब सरकार इनको छेड़ तो सकती नहीं। अगर ये अधिकार नहीं होते तो सपोज करो, राज्य अपनी मनमानी करता कि नहीं करता? राज्य चाहता उसको देता, चाहता उसको नहीं देता, चाहता उसमें अधिकार देता, चाहता उसमें छीन लेता। तो राज्य अपनी मनमानी करता, चाहता उसको पीटता, चाहता उसको छोड़ता। तो अब क्या हो गया? मूल अधिकार आने का मतलब क्या था? कि भाई ये सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं तो हमारे पास कुछ सुविधाएं ने दी हैं, तो आप कौन होते हो जो इन सुविधाओं को छीन नहीं सकते, छेड़ नहीं सकते? तो ये मूल अधिकार क्या हो गए? मूल अधिकार होने से क्या हुआ? जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ना, उनकी मनमर्जी रुक जाती है। वो मनमानी कर ही नहीं सकते। आप कहोगे ये तो संविधान ने हमें दिया हुआ, आप कौन होते हो हम ये छीनने वाले, छेड़खानी करने वाले, आप कौन होते हो? ये तो हमें संविधान नहीं दिए हुए। तो बताओ, जो शक्ति, जो राज्य के पास जो शक्ति है, सरकार के पास जो शक्ति है, क्या वो अब अधिकार संविधान द्वारा हमें देने से? भाई अगर कानून देता तो सरकार कानून तो पलट के 2 मिनट में कानून पलट देती है और अधिकार पलट देती है। लेकिन संविधान में दी हुई चीजों को पलटना आसान थोड़ी है, वो टेढ़ा काम है। तो जब मूल अधिकार खुद संविधान ने हमें दे दिए, तो इससे फायदा हमें यह हो गया कि इससे देश में कानून का शासन शुरू हो गया। कि अब देश में जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी इच्छाएं नहीं चलेंगी, उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। अब तो कानून चलेगा, कानून जो कहेगा वैसा होगा। व्यक्ति क्या चाहता है ये मैटर नहीं करता, सब कुछ काम कानून के अनुसार होगा। विधि भी बनेगी तो कानून, खुद कानून भी कानून में दी हुई प्रक्रिया के अनुसार ही बनता है। इसका मतलब मूल अधिकार किसको स्थापित कर रहे हैं? कानून के शासन को, कि अब जो कुछ होगा कानून में होगा। चाहे आप कितने ही बड़े मंत्री हैं, कुछ भी हैं, कानून नहीं तोड़ सकते। कानून के शासन का मतलब यह है, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून सबसे ऊपर है। और खुद संविधान भी तो एक कानून ही है। लेकिन चूंकि ये मूल कानून है, मूलभूत कानून है, संसद जो भी कानून बनाती है वो सब इसके अनुसार बनाती है, इसके संगत बनाती है। इसे असंगत कानून नहीं बना सकती। इसलिए हम क्या वर्ड काम में लेते हैं कि संविधान एक सर्वोच्च और मूलभूत कानून है। कानून ही है, इससे पूरा देश चलता है। कानून क्या होता है? समाज के लिए तो कानून बनाए जाते हैं। समाज में, समाज को कैसे कंट्रोल किया जाए, समाज को कैसे आगे बढ़ने के मौके दिए जाएं, उसके लिए हम क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। तो संविधान क्या है? पूरे देश को चलाने के लिए कानून ही तो है। बस फर्क क्या है? ये मूलभूत कानून है, मेन कानून ये है। अब संसद समय समय पर इस कानून के हिसाब से नए नए कानून बनाती है। इसलिए हमने क्या कहा? संविधान मूलभूत कानून है। तो अब देखो, अगर मूल अधिकार हो गए तो व्यक्ति की मनमर्जी तो खत्म हो गई, व्यक्ति की दादागिरी खत्म हो गई। व्यक्ति जो चाहे वो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मंत्री जी के जो व्यक्ति पसंद नहीं है उसको चाहे उसको जेल में डाल दे, नहीं नहीं। चाहे उसको जेल में, तब ऐसे नहीं चलेगा। जेल में वही व्यक्ति जाएगा जो कानून तोड़ेगा। चाहे आपकी किसी से बने कि नहीं बने, आप किसी के चहेते हैं कि नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने कानून तोड़ा है तो आप मंत्री हैं, संतरी हैं, कुछ भी हो, कानून आप पर भी उतना ही लागू होगा जितना एक आम आदमी पर होगा। यही तो कानून का शासन है, कि जो कानून कहेगा वैसे होगा। व्यक्ति कहेगा, उसकी इच्छा मायने नहीं है। तो मूल अधिकारों ने क्या हुआ? राज्य को लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने से रोक दिया। लोगों को एक क्षेत्र प्रदान कर दिया जिस क्षेत्र में रह करके वो आजादी से अपना जो चाहे वैसा कर सकते हैं, जो चाहे जैसा जीवन जी सकते हैं। तो इससे क्या हुआ? कानून का रूल शुरू हो गया, कानून का शासन शुरू हो गया। कि अब व्यक्तियों की मनमर्जी नहीं चलेगी, राज्य की मनमर्जी नहीं चलेगी, सरकार की मनमर्जी नहीं चलेगी। जो कानून कहेगा वैसा होगा।
ये अधिकार मूल इसलिए हैं, क्यों? ये संविधान द्वारा इनको गारंटी है। संविधान ने इनकी सुरक्षा का मूल है। मूल का मतलब संविधान में है ये, और संविधान में है। और संविधान खुद इस बात की गारंटी देता है कि ये आपको मिलेंगे, और अगर आपको ये मिले नहीं तो हम आपको दिलवाएंगे। मतलब ये गारंटी देता है कि ये अधिकार आपको मिलेंगे। गारंटी तो यही होती है, जब आप कोई जैसे मार्केट में दुकान से सामान लाते हो तो अपन नहीं कहते भाई गारंटी की है, तो वो फिर एक कागज में लिख के दे, ये देखो ये गारंटी है कि ये अच्छे से काम करेगा, 3 महीने 6 महीने जो भी 1 साल, वो गारंटी पत्र देता है। अगर गड़बड़ हो तो ये कागज ले आना, गारंटी वाला बदल देंगे या नया सामान दे देंगे, ऐसा ही होता है। तो सेम ये है, संविधान ने मूल अधिकारों की गारंटी दे रखी है कि ये अधिकार हैं, और मैं ये अधिकार आपको दे रहा हूं। ये होगी गारंटी। फिर गारंटी में केवल ये बात ही होती है क्या कि ये अधिकार है और ये अधिकार मैं आपको दे रहा हूं, केवल इतनी बात होती है कि गारंटी में ये भी होता है कि कल को अगर इसमें गड़बड़ हुई तो हम किसके पास जाएंगे? तो गारंटर जो होता है वो क्या कहता है, गड़बड़ हो तो मेरे पास आ जाना। तो संविधान गारंटर है। संविधान ने गारंटी दी किसकी? मूल अधिकारों की। ये मूल अधिकार है, मैं आपको दे रहा हूं, बरतो, काम में लो इन अधिकारों को, ठीक है। अब लोग कहेंगे सर काल कल को अगर मान लो हम अधिकार काम में लें और कोई हमें अधिकार काम में लेने नहीं दे, रोके, सरकार रोके, दूसरा कोई आदमी रोके, कोई ताकतवर आदमी हमें रोके, अधिकारों को काम में ही नहीं लेने दे, तो संविधान कहता मैं हूं ना, गारंटर तो मैं हूं, मेरे पास आना, मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। तो इसका मतलब दिलवा देने का मतलब क्या है? आपने केवल गारंटी नहीं दी, आपने अपनी गारंटी की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम कर रखा है कि अगर आपकी कोई गारंटी पर आंच आएगी तो आप क्या करोगे, उसकी पूरी सुरक्षा भी करोगे। लोगों को मूल अधिकार वास्तव में दिलवाने का भी इंतजाम है संविधान ने। इसलिए हमने क्या कहा कि मूल अधिकार संविधान द्वारा गारंटेड भी हैं और सुरक्षित भी हैं। सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम हमारे संविधान ने किए हुए हैं। कैसे? आप जैसे इसको, इसी बात को अगर समझें तो कैसे, इस लाइन को, भाई गारंटी का तो मतलब क्या है? संविधान कह रहा है कि जो मूल अधिकार है वो लोगों को मिलेंगे, कि ये मूल अधिकार है, ये आपको मिलेंगे, ले जाओ आप, मिलेंगे, ठीक है। इतनी होती है गारंटी। यही तो कहा जाता है गारंटी का मतलब क्या है, एक तरह का आश्वासन ही तो है, भरोसा ही तो है कि आप मुझ पर भरोसा करो, ये अधिकार है और ये आप लो, बरतो, काम में लो, कोई दिक्कत नहीं। तो संविधान ने गारंटी दे दी कि आप बरतो, विश्वास करो मेरे पर, कोई दिक्कत आए तो मुझे याद कर लेना, यही होती है गारंटी। तो संविधान ने क्या किया, गारंटी दे दी, ठीक है। अब गारंटी गारंटी दे दी तो मतलब वो निश्चिंत हो गया। कौन? सामने वाला। उसको पता है कि संविधान है, इतना बड़ा संविधान है और उसने गारंटी दी है, तो फिर मुझे किस बात की टेंशन। तो गारंटी में क्या होता है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो गारंटी किसकी दी थी कि आपको मूल अधिकार मिलेंगे। अब मान लो किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को किसी अड़ोसी पड़ोसी ने छीन लिया, वो घूमने नहीं दे रहा, उसको घूमने की आजादी है, वो दूसरा पड़ोसी है कि वो कह रहा है रास्ते में पत्थर डालूंगा, मैं तो घूमने नहीं दूंगा, मेरे यहां से नहीं जाने दूंगा, तो इसका मतलब उसको वो अधिकार नहीं मिल रहा। तो गारंटी के साथ साथ ये केवल ऐसी ही बात नहीं कर रहा कि केवल हम आपको अधिकार मिलेंगे, इतना ही नहीं, ये कह रहा है कि मिलेंगे, अगर आपको मिल नहीं रहे हैं तो हम हमारे पास आओ, हम आपको दिलवाएंगे। तो इसने सुरक्षा के भी, आपके अधिकारों की सुरक्षा का भी इंतजाम कर रखा है। कैसे कर रखा है? अब वो व्यक्ति क्या होगा, वो कहेगा कि सर देखो आपने तो कहा था कि ये ऐसे ऐसे होगा, अधिकार मिलेंगे, और मेरे पास तो ये दिक्कत आ रही है, मेरे को तो मेरा अधिकार घूमने का ही अधिकार, मुझे घूमने ही नहीं दिया जा रहा, घर से ही बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। तो फिर संविधान कहता है चिंता मत करो, हम बैठे, आओ। तो संविधान क्या कहेगा? संविधान कहेगा कि अगर तुम्हारे अधिकार में गड़बड़ हुई, कोई तुम्हें तंग कर रहा है, तुम्हारे अधिकार छीन रहा है, प्रयोग नहीं करने दे रहा है, तो देखो हमने तुम्हारे अधिकार की सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम कर रखा है। हमने न्यायपालिका बना रखी है, संविधान नहीं बनाई है न्यायपालिका। और उस न्यायपालिका के पास तुम जाना, उसको अर्जी देना, बोलना कि सर मेरा मेरा ऐसा ऐसा अधिकार है जो मुझे नहीं मिल रहा, आप अधिकार दिलाओ। तो न्यायपालिका तुरंत आपको वो अधिकार दिलाएगी। तो आपको नहीं लगता
इसका मतलब केवल आप कह ही नहीं रहे हैं कि आपके पास अधिकार हैं, बरतो काम में लो, इतना ही नहीं है। अगर व्यवहार में, जीवन में, समाज में इन अधिकारों को काम में लेते वक्त अगर कोई दिक्कत आए, तो भी हमारा संविधान पूरी इंतजाम करके चलता है कि अगर दिक्कत आए तो भी तुम कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे अपनी समस्या लेकर, उसका भी इंतजाम संविधान ने किया है। इसलिए अपन ये कह रहे हैं कि ये जो मूल अधिकार हैं, ये संविधान द्वारा पूरी तरह से इनके सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। अगर इन पर कोई आंच आती है तो इनकी उस आंच को दूर करने का इन्होंने पुख्ता प्रबंध कर रखा है, और इसके लिए उन्होंने न्यायपालिका बना रखी है कि न्यायपालिका में आप जाकर के इन अपने अधिकारों को वापस प्राप्त कर सकते हो। मूल इस नाते भी हैं क्योंकि ये चहुमुखी विकास, चहुमुखी का आप समझते हो, आपका भौतिक विकास भी होना चाहिए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी आपके पक्ष हैं वो डेवलप होने चाहिए, उनके लिए आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं। मूल अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के होने का मतलब है कि नकारात्मक का तो मतलब है कि जब आप किसी को कोई काम करने से रोकते हैं, आप किसी को ये कहते हैं कि आप फला फला काम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपके ऐसा करने से हमारे जीवन में डिस्टरबेंस होता है, हमारे जीवन में दिक्कत आती है, हमारे जीवन में दखल आता है, हमारे जीवन की स्वतंत्रता खत्म होती है। तो इसका मतलब क्या है? मूल, अगर कोई मूल अधिकार राज्य को, यहां हम राज्य की बात करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा डर, अगर मूल अधिकारों में दखल करेगा तो कौन करेगा? एक व्यक्ति करेगा तो उसको तो हम रोक भी लेंगे, लेकिन राज्य के पास तो सेना है, पुलिस है, सब कुछ है। अगर राज्य ठान ले कि नहीं, मुझे लोगों को अधिकार नहीं देने, मैं तो मेरे इशारों पर लोगों को नचाऊंगा, तो दिक्कत हो नहीं सकती है क्या? हो सकती है। इसलिए तो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही अधिकार डाल दिए, बोले मूल अधिकार के रूप में संविधान में ही रख दो ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। लोगों को ये राज्य है ना, अपनी मनमर्जी नहीं चला ले। क्यों? राज्य का मतलब क्या है? सरकार ही तो है भाई। राज्य क्या है? राज्य कोई दिखता थोड़ी है। राज्य का मतलब जो सरकार है, राज्य के पास जो शक्तियां हैं वो सरकार यूज करती है। तो जब सरकार शक्तियां यूज करती है तो उसके पास तो अथाह शक्ति है। जब किसी के पास आप बहुत ज्यादा शक्तियां दोगे, तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसके पास अगर शक्तियां हैं तो उसके मन में आएगा कि इन शक्तियों का मैं इस्तेमाल करूं, तो हो सकता है वो उन शक्तियों का दुरुपयोग कर ले, क्योंकि पावर का नशा चढ़ जाता है। तो राज्य के पास भी अगर पावर होगी तो हो सकता है वो कल को दुरुपयोग करना चाहे, तो मूल अधिकार बीच में रोक देगा, कहेगा ना ना ना, नहीं कर सकते। इसलिए देखो, मूल अधिकार नकारात्मक का मतलब कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो कहते हैं कि राज्य को इन मामलों में कुछ भी नहीं करना। तो नकारात्मक का मतलब राज्य को आप कुछ एक काम करने से रोकते हैं। नकारात्मक का मतलब है आप रोक रहे हैं उसको कि आपको करना नहीं है यहां पर। जैसे मैंने मान लो ये कहा कि बोलने की आजादी है, भाषण देने की आजादी है, घूमने की फिरने की आजादी है, ये मुझे आजादी संविधान ने दी, ठीक है। अब ये आजादी, ये जो मैं आजादी है, इस आजादी का इस्तेमाल कब कर पाऊंगा? अगर सरकार इसका मतलब ये आजादी का जो प्रयोग जो मैं कर पाऊंगा वो तभी कर पाऊंगा जब सरकार को अगर इस बात के लिए रोक दिया जाए कि ये जो आजादी है जो हमने लोगों को दी है, आप इन आजादी में कोई दखल नहीं दोगे, कोई ऐसा कानून नहीं बनाओगे, नियम नहीं बनाओगे जिससे कि लोगों की घूमने की, फिरने की, बोलने की ये आजादी सीमित हो जाए। तो अगर आपको अपनी जो स्वतंत्रताएं जो संविधान ने दी हैं उनका अगर आपको अपनी इच्छा से उपयोग करना है, तो राज्य को तो रोकना पड़ेगा ना। अगर राज्य को आपने रोका नहीं तो राज्य तो कानून बना देगा, नियम बना देगा, और फिर आपकी स्वतंत्रताएं इधर ही रह जाएंगी, आप उपयोग ही नहीं कर पाओगे। तो कुछ एक ऐसे अधिकार होते हैं जहां पर आप राज्य को कुछ करने से मना करते हो। सकारात्मक में आप राज्य को कुछ करने के लिए कहते हो, दोनों में बस इतना ही फर्क है। नकारात्मक, नेगेटिव, नहीं करना है, इसमें राज्य को रोक रहे हो कि आपको ये नहीं करना है। सकारात्मक का मतलब करना है। तो
सिंपल समझो, नकारात्मक का मतलब नहीं करना है। तो जहां पर आपको लगेगा कि राज्य के कुछ करने से हमारे हमारे को डिस्टर्ब हो सकता है, हमारे अधिकारों को नुकसान हो सकता है, तो वहां आप कह दोगे कि ये अधिकार ऐसे हैं जो नकारात्मक प्रवृत्ति वाले हैं, यहां पर राज्य को कुछ भी करने से रोका गया है, क्योंकि अगर राज्य कुछ भी करेगा, नियम कायदा कुछ भी बनाएगा, तो हमारी स्वतंत्रता बाधित होगी। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो असलियत में हमें तब मिल पाते हैं जब राज्य खुद आगे आकर के कोई कानून कायदा बनाए, नियम बनाए। तो कुछ अधिकार ऐसे हैं जो वास्तव में हमें मिलने के लिए, वास्तव में हमें उपलब्ध होने के लिए राज्य का कुछ ना कुछ काम करना, आगे आकर के उसका काम करना जरूरी है। तो कुछ अधिकार जो राज्य को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, वो हो गए सकारात्मक। जैसे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, आपने सुना होगा अनुच्छेद 17 सुना होगा, जिसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन, अनटचेबिलिटी की एबोलिशन, उसके समाप्ति की बात की गई है। आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, कि अब भारत में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का व्यवहार कोई नहीं कर सकता, और अगर करता है तो कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता वाला व्यवहार करना, यानी किसी को आप ये कहते हो कि ये तो नीचा है, और ये तो ऐसे है, ये वैसे है, ऐसा अगर आप कहते हो, तो ये अनटचेबिलिटी में आता है, अस्पृश्यता में आता है। अगर आप इस तरह की चीजें फैलाते हो कि फलाने आदमी को, फलानी जाति को टच करने से हम नीचे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, तो ये सारे करते, ये सारे काम, ये आपकी अनटचेबिलिटी में आते हैं, अस्पृश्यता में आते हैं। और संविधान इस अस्पृश्यता को खत्म करने की बात करता है। लेकिन अगर संविधान ने तो कह दिया कि अब भारत में अनटचेबिलिटी नहीं होगी, अस्पृश्यता नहीं होगी, लेकिन कोई है कि समाज, आपको पता है संविधान तो एक बुक है, अब उसकी कही गई बातों को लागू करना, जीवन में उतारना तो हमारा और सरकार का काम है, जिनको जिम्मेदारी है कि वो संविधान की में लिखी गई बातों को जीवन में उतारें। तो अब अनटचेबिलिटी को रोकना, समाज में लोग करें नहीं, उसके लिए सरकार को बनाना पड़ता है कानून। और कानून बना करके उसको, अगर कोई करे तो उसको दंडनीय बनाना पड़ता है, दंड का प्रावधान करना पड़ता है। तो देखो, अस्पृश्यता कब रुकेगी, ये अधिकार कब मिलेगा आपको, अच्छे से जीवन, गरिमा के साथ जीवन आप कब जी पाओगे, जब अस्पृश्यता समाप्त होगी। अस्पृश्यता कब समाप्त होगी, जब सरकार कानून बनाएगी। तो यहां 17 नंबर अनुच्छेद आपको कब मिलेगा, जब सरकार कानून बनाएगी। तो यहां आप सरकार को कुछ करने के लिए कह रहे हो, इसलिए 17 नंबर अनुच्छेद वाला अधिकार सकारात्मक है। यहां पर आप कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सरकार कुछ करे, तो सरकार को क्या करने के लिए, कानून बनाने के लिए। किस बात के लिए, कि कोई अस्पृश्यतापूर्ण व्यवहार करे तो उसको सजा देने वाला कानून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब अगले अगली कुछ जो क्लासेज हैं वो अपने मूल अधिकार वाले टॉपिक पर रहने वाली हैं। हम इसमें पूरा विस्तार से मूल अधिकारों को अच्छे से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जिस हिसाब से आजकल जो विभिन्न परीक्षाओं में जो पेपर आ रहे हैं और उनमें जो प्रश्नों का लेवल है, उस हिसाब से ही हम सारे पेटर्न्स को शामिल करते हुए उस हिसाब से हम चीज़ों को समझेंगे, ताकि आपको वर्तमान में जो पेपर्स हैं उनको हल करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था मूल अधिकार, हमने काफ़ी कुछ बेसिक बातें हमने पढ़ ली थी। हमने ये जान लिया था कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो भाग नंबर 3 में है। कई बार ऐसा सिंपल सा एक प्रश्न आ जाता है कि बताइए भारतीय संविधान में मूल अधिकार कौन से भाग में है, तो आपको ध्यान रखना है वो भाग नंबर 3 में है। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है, चलो भाग नंबर 3 कहाँ से कहाँ तक है, कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक भाग 3 का विस्तार है। तो भाग नंबर जो 3 है वो 12 से शुरू होता है और 35 तक चलता है। तो 12 से लेकर 35 जो आर्टिकल है, वहां तक आपके मूल अधिकार है। तो दो आपके सिंपल जो फैक्ट हैं वो तैयार हो गए हैं। ये तो जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से ये तो गलत होने का मतलब ही नहीं है। भाग नंबर 3, और भाग नंबर 3 में 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार लिखे हुए हैं। ये आपका भारत का संविधान के बारे में हो गया।
मूल अधिकारों को लेकर के। फिर अपन ने ये भी बात की थी कि भारत में जो मूल अधिकार हैं उन पर आप कौन से देश के संविधान का असर देखते हैं, प्रभाव देखते हैं। तो हमने ये देखा कि भाई भारत के जो मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों पर आप अमेरिकी संविधान के मूल अधिकारों का बहुत ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलता है। फिर हमने ये भी फैक्ट को जाना कि ये जो भाग नंबर जो 3 है उसको हम भारत का मेग्ना कार्टा कहते हैं। और मेग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि मेग्ना कार्टा, जिस चीज के लिए मेग्ना कार्टा वर्ड यूज हुआ था, वो 1215 में जब पहली बार इंग्लैंड का राजा था उन्होंने भी ऐसे ही एक कागज जारी किया था जिसमें लोगों के अधिकार लिखे थे। तो वो पहला लिखित डॉक्यूमेंट था जिसके जरिए लोगों को अधिकार दिए गए थे। तो उसे फिर मेग्ना कार्टा कहा गया। तो उसके बाद में मेग्ना कार्टा शब्द का यूज बढ़ गया। जहां जहां भी अधिकारों से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसके लिए मेग्ना कार्टा शब्द यूज कर लिया जाता है। इसलिए भाग नंबर 3 जिसमें भारत के लोगों के लिए मूल अधिकारों की बात की गई है, हम उसे भारत का मेग्ना कार्टा कहते हैं। और ऐसे ही किसी अमेरिका के संविधान में भी जो मूल अधिकार लिखे हुए हैं तो वहां पर अमेरिका का मेग्ना कार्टा कह लेंगे। तो मेग्ना कार्टा यूज का ये है कि जो पहली बार जो लिखित प्रपत्र था अधिकारों का, उसको उसके लिए मेग्ना कार्टा यूज हुआ था। फिर हमने आगे ये भी देखा था कि मूल अधिकार क्यों मतलब इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा मूल अधिकार का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि ये कानून के शासन को स्थापित करते हैं। ये व्यक्तियों जो आपके राज्य में, यानी राज्य की जो शक्ति इस्तेमाल करने वाली जो सरकार होती है, जो मंत्री होते हैं, सरकारें जो होती हैं, वो अपनी मनमर्जी नहीं चला पाती। सरकारों के पास तो बहुत, क्योंकि राज्य राज्य तो क्या दिखने वाली संस्था नहीं है, सरकार तो दिखती है। सरकार में प्रधानमंत्री दिखते हैं, मुख्यमंत्री दिखते हैं, मंत्री दिखते हैं। तो राज्य की जो शक्तियों का यूज कौन करता है? सरकार ही तो करती है। तो ये कह रहा है कि सरकार के पास जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का वो मनमाना प्रयोग नहीं कर पाते हैं अगर मूल अधिकार हो तो। क्यों? क्योंकि अगर मूल अधिकार हैं तो वो तो संविधान ने दिए हैं, और संविधान ने मूल अधिकार दिए हैं तो संविधान ने ये भी कहा है कि इन मूल अधिकारों से छेड़खानी नहीं की जा सकती। और अगर किसी के मूल अधिकारों के साथ छेड़खानी होती है तो हम पूरे इंतजाम भी करेंगे कि आप फलाना के पास चले जाओ, वो आपके मूल अधिकार दिला देगा। तो यहाँ फलाने का मतलब कोई आदमी थोड़ी है, यहाँ न्यायपालिका है। न्यायपालिका का इंतजाम किया हुआ है कि न्यायपालिका के पास आप जाओ, न्यायपालिका आपको मूल अधिकार दिलाएगी। और ये सब व्यवस्था कहाँ की गई है? ये संविधान में की गई है। संविधान ने इसका मतलब पूरा मूल अधिकारों की गारंटी भी दी है और उनकी सुरक्षा पूरा इंतजाम भी किया हुआ है कि अगर किसी के मूल अधिकारों से कुछ भी गड़बड़ होती है, कहीं मूल अधिकार छीनने जा रहे हैं या मूल अधिकार उनका ढंग से प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा है, तो आप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं। 226 के तहत सीधे आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और 32 के तहत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो कुल मिला के मूल अधिकार कानून के शासन की बात करेंगे कि कानून का राज होगा, व्यक्ति का राज नहीं होगा। व्यक्ति का राज होगा तो व्यक्ति तो फिर किसी को चाहेगा उसको फायदा देगा, चाहेगा उसका नुकसान करेगा, जो जी में आएगी वैसा करेगा। तो कानून का शासन, मूल अधिकार होने से क्या होता है? व्यक्ति ताकत हो जाता है, नागरिक को ताकत मिलती है। और ये नागरिक को इतनी ताकत मिल जाती है कि राज्य इनकी जो अधिकार होते हैं, जो भी इनको स्वतंत्रताएं दी हुई होती हैं, उनमें राज्य दखल नहीं कर पाता है। तो एक तरह से मूल अधिकारों ने व्यक्ति को एक सुरक्षा कवच दे दिया है जहां पर राज्य अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकते। तो वहां पर अब जो भी होगा वो कानून के हिसाब से होगा, राज्य अपनी मनमर्जी नहीं चलाएगा। हमने ये भी बात कर ली थी नकारात्मक सकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है कि आप किसी को कुछ मना करते हो कि आपको ये नहीं करना है। सकारात्मक का मतलब आप किसी को जिम्मेदारी देते हो कि आपको करना है। तो मूल अधिकार नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक। नकारात्मक का मतलब जहां जिस मूल अधिकार में राज्य को किसी काम को करने से रोका गया हो वो गया नकारात्मक। उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब जहां मूल अधिकार खुद सरकार से, राज्य से कह रहा है कि आप कुछ कीजिए, तो वो हो गया सकारात्मक टाइप का। तो हमने देखा था 17 नंबर। 17 नंबर में क्या हो रहा है? 17 में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के अंत की बात की गई है। और अनटचेबिलिटी का अंत, अंत के लिए कानून बनाना जरूरी है। ये तो केवल और केवल ये संविधान 17 तो ये कहता है कि अब भारत के समाज में अनटचेबिलिटी के लिए कोई जगह नहीं है, अस्पृश्यता के लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी मान लो, ये इसका मतलब ये अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है। संविधान में तो लिख दिया गया है, लेकिन असल में व्यवहार में, जीवन में, समाज में असल में चीजें
ये संविधान में लिख देने से ही क्या ये खत्म हो जाएगा क्या? तो फिर अपन देखेंगे कि भाई समाज में असल में क्या हो रहा है, वास्तविक जीवन में क्या हो रहा है। तो अगर वास्तविक जीवन में कहीं पर भी अगर अनटचेबिलिटी का व्यवहार देखने को मिले तो फिर इसके लिए क्या क्या बनाया गया, सरकार ने कानून बनाया। और सरकार ने कानून बना करके अनटचेबिलिटी को दंडनीय अपराध कर दिया कि जो भी करेगा तो कानून के हिसाब से उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो इसका मतलब 17 खुद क्या कह रहा है, 17 खुद सरकार से बोल रहा है, राज्य से बोल रहा है कि मैं जो 17 हूं, मैं जो खुद 17 हूं, यानी कि आर्टिकल 17 कह रहा है कि मेरे को जनता के बीच लागू करने के लिए, जनता को ये अधिकार दिलाने के लिए जरूरी है। भाई, लिख देने से ही थोड़ी होगा, व्यवहार में भी तो चीजें होनी चाहिए, समाज में भी तो ऐसा, असल जिंदगी में भी तो होना चाहिए। आपने संविधान में लिख दिया कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, जबकि हम अपने आसपास अड़ोस में पड़ोस में समाज में जहाँ उठते हैं बैठते हैं चारों तरफ हम, मान लो कहीं अपन ऐसा कुछ देखें तो हम क्या कहते हैं, नहीं सैद्धांतिक रूप से मना है, व्यवहार में ऐसा है। तो ये कह रहा है कि व्यवहार में ये चीजें कैसे दूर होंगी, आप कानून बनाओ। तो आपने ये देखा कि 17 ने खुद ये कहा कि 17 खुद बोल रहा है कि मुझे लागू करने के लिए सरकार को कानून बनाना पड़ेगा, कड़ा कानून बनाना पड़ेगा, और सरकार ने कानून बनाया। सरकार ने कानून बनाया, दंडनीय अपराध घोषित कर दिया कि मान लो सर, संविधान ने तो मना कर दिया, उसके बाद में भी अगर कोई इस तरह का व्यवहार कर ले तो फिर कानून उससे निपट लेगा। तो फिर कानून उससे निपट लेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, कानून उससे निपट लेगा। तो इसका मतलब 17 नंबर आर्टिकल है ना, वो खुद बोल रहा है सरकार को कुछ करने के लिए। तो आपसे कोई पूछ ले, मान लो 17 नंबर आर्टिकल का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी कैसा है ये, आप कहोगे सर सकारात्मक टाइप का। ये खुद राज्य को कोई जिम्मेदारी दे रहा है, ये खुद राज्य को कह रहा है कि आप आगे आइए, कानून बनाइए, ताकि ये अनटचेबिलिटी जिसको संविधान गलत मानता है, इसके खत्म करने की बात करता है, ये वास्तव में खत्म हो सके। जबकि 19 में देखो, 19 में हम कह रहे हैं लोगों का अधिकार, लोगों को स्वतंत्रताएं दो, विचार की, अभिव्यक्ति की, घूमने की, फिरने की, बसने की, ये स्वतंत्रताएं दे रही हैं, संगठन बनाने की, शांतिपूर्ण सम्मेलन, ये सारी हम सारी स्वतंत्रताओं को बाकायदा एक एक को अच्छे से समझेंगे, वो आगे का विषय है। एक बार समझने के लिए कि नकारात्मक क्या है, सकारात्मक, ये कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाए, बस उसके लिए कर रहे हैं न। अब खुद 19 वाली जो आजादियां हैं, वो आजादियां असल में कब मिली, जब सरकार कम से कम इनमें मतलब दखल करे, कम से कम उसका इंटरफेरेंस हो, कम से कम हस्तक्षेप हो। आप 19 वाली में तो खुद आप राज्य को कह रहे हो कि लोगों को ये आजादियां मिलेंगी, आपको बीच में नहीं आना है। तो इसका मतलब आप राज्य को मना करते हो कि ये जो आजादियां हैं, हम इन आजादियों का प्रयोग, इन आजादियों का उपभोग हम तभी कर पाएंगे, इन स्वतंत्रताओं का उपभोग हम तभी कर पाएंगे जब राज्य इसमें दखल नहीं देगा। तो 19 तो खुद मना कर रहा है कि राज्य को क्या नहीं करना है, राज्य को इन आजादियों में दखल नहीं देना है जो 19 में दी हुई। तो यहां पर तो राज्य को न करने के लिए बोला गया है, जबकि 17 में बोला गया है कुछ करना है। तो जहां कुछ करने के लिए बोला जाए सकारात्मक, जहां कुछ करने से रोका जाए नकारात्मक। तो वहां पर तो राज्य को रोका गया है कि राज्य कोई ऐसा कानून वानून नहीं बना दे, कोई ऐसा नियम नहीं बना दे, ऐसी पॉलिसी ना बना दे जिससे 19 वाली आजादियां खत्म हो जाएं। तो यहाँ 19 वाली आजादियों का उपयोग आदमी कब उपयोग कर पाएगा, ढंग से उन स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल कब कर पाएगा, जब राज्य शांत रहे, राज्य कानून नहीं बनाए, नियम नहीं बनाए ऐसे जिससे कि ये 19 वाली आजादी खत्म हो जाए या सीमित हो जाए या इससे वंचित हो जाए, ऐसा नहीं करी। तो इसका मतलब 19 वाली स्वतंत्रताओं का अच्छे से उपयोग करना है तो राज्य को हमें कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो संविधान ने खुद कहा है कि 19 की स्वतंत्रताएं व्यक्ति तभी उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे, जब राज्य कुछ ना करें। लेकिन 17 में कह रहा है राज्य कुछ करे। तो वहां वहां पर 19 वाला मूल अधिकार क्या होगा, नकारात्मक प्रवृत्ति वाला हो गया, उसने राज्य को कुछ करने से रोका है। 17 वाला सकारात्मक है, क्यों? क्योंकि उसमें राज्य से कुछ करने के लिए निवेदन किया गया है, कहा गया है कि आप कुछ करिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या कह रहा है।
अब देखो ये थ्योरेटिकल टाइप का है, जैसे आरएएस वगैरह आईएएस के एग्जाम जो होते हैं उसमें जो मेंस एग्जाम होता है वो सब्जेक्टिव होता है, उसमें आपको लिखना होता है, केवल ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलता, वो तो प्री होता है। तो जो मेंस एग्जाम देते हो उसमें आपको इस तरह की चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आप अपना जो मैटर है वो आपके मेंस में भी बड़ा काम आने वाला है। जो आरएएस की जो तैयारी करने हैं, आईएएस की तैयारी, उनके मेंस के लिए आज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता के कारण क्या है, क्यों भारत में मूल अधिकार भारत के संविधान में क्यों डाले गए, क्या ऐसे कारण रहे कि संविधान निर्माताओं को मूल अधिकार संविधान में लिखने पड़े। तो कुछ तो कारण, कुछ तो सोच के लिखा होगा, उन्होंने क्या सोच के लिखा, उनको क्यों लगा कि मूल अधिकार हम संविधान में ही डाल देते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगी, वरना ये सरकारें हैं, जरूरी थोड़ी है सरकारें दें कि नहीं दें, इनके पास तो पावर होती है। ये तो फिर हो सकता है मूल अधिकार देते वक्त भी भेदभाव कर दें, अपने लोगों को अधिकार दे दें दूसरों को ना दें, कुछ भी हो सकता है। शक्तिशाली संस्था है राज्य, और राज्य की शक्ति का प्रयोग करती है सरकार, तो सरकारों के पास तो पावर है। तो कल को ये तो गड़बड़ कर सकती हैं, इसलिए क्यों ना हम ये झंझट ही छोड़ दें। कल ये संभावना ही, हम संभावना पर पूर्ण विराम लगा दें कि कल को गड़बड़ हो जाए, कुछ गफलत हो जाए, हम इसको स्टॉप कर देते, हम पहले ही इस विधान में डाल देते। तो देखो क्या क्या कारण है कि मूल अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। पहला, पहला ये कह रहा है कि जो आजादी जब हमें मिली तो उस आजादी के टाइम में भारत की जो आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा निरक्षर था, अनपढ़ था। यानी उसके बाद में आपको पता है धीरे धीरे साक्षरता बढ़ी, और जब हम आजाद हुए थे तो उस समय तो हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा निरक्षर था, अनपढ़ था, हम उतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो जब आप पढ़े लिखे कम हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको आपके जो कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, नियम क्या कहते हैं, सरकार के कानून जो बने हुए हैं वो क्या, उनमें क्या लिखा हुआ है, क्या, उनके बारे में आपको उतनी समझ नहीं होती क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आप खुद सोच के देखिए कि जब हम इतने पढ़े लिखे हैं तब भी आपके देश में कितने कानून हैं जो आपकी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, आपके अधिकारों से जुड़े हुए हैं। जब हम आज की स्थिति में भी जब हम इतने पढ़ लिख लिए हैं, इतने साक्षर हो गए हैं, तो भी हम हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी कानून हैं, जो अधिकार हैं, उनके बारे में भी हम उतने अभी भी जानकार नहीं हुए हैं जितना हमें होना चाहिए। क्योंकि जितने हम जानकार होते हैं उतने ही हम सशक्त होते हैं, उतने ही हम मजबूत होते हैं, कोई हमारा शोषण नहीं कर पाता, कोई हमें बेवजह डरा धमका नहीं पाता, हम पर रोब नहीं झाड़ सकता। अगर हम सीधे कहें कि अगर आप कानूनों के, कायदों के, नियमों के जानकार हैं तो कोई आपको दबा नहीं सकता। तो अब देखो जब आपकी स्थिति अभी अपन इतने जानकार नहीं है तो सोच के देखो 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस वक्त तो इतनी पढ़ाई लिखाई का माहौल ही नहीं था। तो उस समय के लोगों को तो अपने अधिकारों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, क्या हो कुछ एक को हो तो, लेकिन मोस्टली आबादी को जानकारी नहीं थी। तो अब संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये चल रहा था कि यार ज्यादातर पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं है, और अगर हमने सरकारों के ऊपर ही डाल दिया कि सरकारें फिर बाद में देख लेंगे अपने हिसाब से इनको क्या अधिकार देने हैं क्या नहीं देने हैं, वो सब सरकारों के ऊपर छोड़ दें कि जो भी सरकार आएगी वो अपने हिसाब से लोगों को अधिकार दे देगी, आज़ादी दे देगी, स्वतंत्रता दे देगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इनको ये डाउट था कि यार पब्लिक इतनी पढ़ी लिखी नहीं है तो वो इतनी चीज़ों को समझेगी नहीं, जो कानूनी दाव पेच हैं उनको समझेगी नहीं। तो और अगर सरकार के भरोसे सारा काम छोड़ेंगे तो सरकार कल को भेद भी कर सकती है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, और खुद सरकार फिर अधिकारों से छेड़खानी भी कर सकती है, कम दे दे, उसको किसी को वंचित कर दे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सोच करके कि अगर हमने सरकार के भरोसे छोड़ दिया तो मामला गड़बड़ा सकता है, लोगों को अधिकारों से वंचित किया जा सकता है, अधिकारों से खिलवाड़ हो सकता है। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने पहले ही सावधानी बरतते हुए क्या किया, बोले ये झंझट ही खत्म कर देते हैं, क्यों हम सरकारों के भरोसे रहें, क्यों हम उन लोगों के भरोसे रहें जो बाद में सरकार में आएंगे। और ये हम कैसे मान लें कि वो इतना ही सोच करके आएंगे कि वो आम जनता की उनको इतनी ही फिक्र होगी, वो बिल्कुल ऐसे ही नैतिक होंगे और इतने होंगे कि वो अधिकारों के साथ बिल्कुल अच्छे से अधिकार देंगे। हो सकता है कि मतलब हो, अच्छे हो, लेकिन ये भी तो संभावना बनी रहती है कि कहीं हो सकता है अधिकारों का मतलब अधिकार कहीं वंचित हो जाएं या उसमें कुछ से कमी कर दी जाए, सीमित कर दिए जाए, हो सकता है।
तो ये सत्ता को ही हटा देते हैं। इसलिए ये किया गया कि बोले ये झंझट, ये जो संभावना है कि कल को लोगों के मूल अधिकारों से खिलवाड़ हो सकता है, ये खिलवाड़ हो ही नहीं। इसके लिए जरूरी है कि हम पहले से ही संविधान में जो अधिकार हैं उसको मूल अधिकारों के रूप में पहले से ही जोड़ दें। इसलिए पहला जो कारण ये था कि उस समय की आबादी उतनी मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए ये डाउट था कि कल को सरकारें इनके जो अधिकार हैं उनका मिस यूज कर सकती हैं, उनको सीमित कर सकती हैं, वंचित कर सकती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम मतलब सरकारों के भरोसे ना रहें और हम पहले से ही संविधान में लोगों के लिए मूल अधिकार दे दें। तो उन्होंने इस वजह से पहले से ही संविधान में ही लिख दी, सरकारों के ऊपर रहे ही नहीं, वो निर्भर ही नहीं रहे। दूसरा कारण देखो, भारत में आपको पता है संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री जब सिस्टम हम लोगों ने अपनाया, हमें पता भाई संविधान लिखने वालों को ये भी तो तय करना था कि भारत में जो आखिरकार शासन व्यवस्था हो कैसी, भारत में शासन चलेगा कैसे, सरकारें किस तरह की होंगी, सरकारों का ढांचा क्या होगा। तो भारत ने जो सरकारी ढांचा अपनाया वो था संसदीय। पार्लियामेंट्री का मतलब सीधा सा होता है कार्यपालिका विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, विधायिका कार्यपालिका को कंट्रोल करती है, और कार्यपालिका विधायिका में से ही बनती है। ये अपन एक सिंपल अर्थ बात कर रहे हैं। तो जब हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई तो हमें ये इस बात का भी तो अंदाजा था कि संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है, जो काम करने वाला अंग होता है, वो वही अ, उसमें वही पार्टी कार्यपालिका में आती है जो पार्टी बहुमत में है। यानी सीधा सा मतलब है कि कार्यपालिका में वही लोग आते हैं जो लोग संसद में बहुमत में होते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो सरकार बनती है, यानी जो कार्यपालिका बनती है, वह उन लोगों की बनती है, उन पार्टियों की, वो पार्टी ही सरकार बना पाती है जिस पार्टी को संसद के अंदर बहुमत होता है, मतलब लोकसभा में बहुमत होता है। ये हमें पता था कि संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा आएगा, कार्यपालिका के पास संसद में मतलब लोकसभा में बहुमत होगा। और जब आपके पास बहुमत है तो आपको कानून बनाने में कोई ज्यादा जोर आता नहीं, कोई मशक्कत करनी नहीं पड़ती, क्योंकि बहुमत है, बहुमत ही चाहिए होता है कानून पास कराने के लिए। तो आप आसानी से कार्यपालिका जैसा चाहे वैसा कानून आराम से बनवा लेती है विधायिका के अंदर, मतलब संसद के अंदर। तो अब डाउट ये था कि भारत में हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाया, ये संविधान निर्माताओं के नजरिए से सोचो कि संविधान निर्माता जब संविधान लिख रहे थे तो वो सोच रहे थे कि हमने देखो संसदीय शासन प्रणाली तो बना दी। अब संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका क्या होती है, उसके पास संसद में बहुमत होता है। तो कार्यपालिका कल को कोई ऐसा कानून बना ले जो कानून लोगों के अधिकारों में कमी करता हो, या अधिकारों से वंचित करता हो, या अधिकारों को खत्म ही करता हो, कुछ भी संभावना हो सकती है। तो कल को ऐसा हो सकता है कार्यपालिका के ऐसा मन में आ जाए कि नहीं, मैं मुझे तो लोगों के अधिकारों को कम करना है, मुझे तो लोगों को अधिकारों से वंचित करना है। तो इसका मतलब गड़बड़ तो हो सकती है। संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा संभव तो है। तो जब ये उनको लगा कि ऐसा संभव है तो ये संभव को ही हटा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बोले इसका सबसे बढ़िया इलाज ये है कि हम जो अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिनके बिना अच्छा जीवन आप कल्पना नहीं कर सकते, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, उन अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में संविधान में ही लिख देते हैं ताकि सरकार कुछ बिगाड़ ही नहीं पाए। तो ये दूसरी जो संभावना थी इसको सोचते हुए, ये दूसरी जो उनकी शंका थी कि ऐसा हो सकता है, तो उसको सोचते हुए पहले से ही उन्होंने इस अपनी शंका का इलाज ढूंढ ढूंढ लिया, इस शंका का इलाज उन्होंने कर दिया। कैसे किया, मूल अधिकार संविधान में ही लिख दिए कि अब जब मूल अधिकार हमने संविधान में ही लिख दिए हैं तो चाहे भले ही कार्यपालिका आपके बहुमत से बने, कार्यपालिका के पास भले ही संसद में बहुमत हो, लेकिन वो अब इतना आसानी से आपके मूल अधिकारों से छेड़खानी नहीं कर सकती, क्योंकि मूल अधिकारों के साथ आपको कोई भी मतलब छेड़खानी करनी है तो आपको उसके लिए एक बड़ी विशेष प्रक्रिया होती है, उस विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, मतलब इतना आसान काम नहीं है। और फिर इतना आसान काम नहीं होता तो फिर हर कोई सरकार इतना बड़ा पंगा भी नहीं लेती कि वो इतनी बड़ी पेचीदगी वाली प्रक्रियाओं से गुजरे और फिर ये काम करे। लेकिन अगर यही काम आसान हो तो सरकार भी सोचती है चलो आसान है कर लेते हैं। तो इस वजह से फिर
संसदीय शासन प्रणाली की वजह से। और केवल ये कहें कि संसदीय शासन प्रणाली की वजह से ही हमें मूल अधिकार इसमें शामिल करने पड़े, ऐसा भी नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली में ये कुछ डाउट्स थे इनको कि संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा भी हो सकता है कि कोई कार्यपालिका दुरुपयोग कर सकती है अपने उस बहुमत का। तो वैसे अपन ये नहीं कर रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली बुरी है अच्छी है क्या, हम उनको तय नहीं करने में लगे हुए हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। तो ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं तो उसका हमने पहले से ही इलाज ढूंढ लिया। तो दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि भारतीय समाज में विविधता बहुत है। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, भारत में इतनी तो बोलियां हैं, इतने धर्म हैं, इतनी जातियां हैं, इतने पंथ हैं, इतने संप्रदाय हैं, इतना मतलब कल्चरल विविधता जगह जगह पर आपको पूरा भारतीय विविधताओं से भरा पड़ा है। यानी कि भारतीय समाज बड़ा विविधता वाला है, ठीक है। तो अगर विविधता है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग पंथ हैं, संप्रदाय हैं, तो संविधान निर्माताओं के मन में एक सवाल ये भी था कि यार कल को हो सकता है कि भारत में जो लोग बहुमत में, वो कल को वो बहुमत वाले सत्ता में आएंगी, उनकी सरकारें होंगी। तो हो सकता है कि बहुमत अल्पमत पर तानाशाही करना शुरू कर दे, अल्पमत को दबाना शुरू कर दे। जो अल्पसंख्यक है, मतलब जो बहुमत है, बहुमत का मतलब जो जिनकी आबादी ज्यादा है वो सत्ता में आएंगे, चुनाव जीतेंगे और सत्ता में आएंगे। तो वो हो सकता है कि जो अल्पसंख्यकों को दबाना शुरू कर दें, अल्पसंख्यकों को दबाना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर क्या करें। तो इन्होंने सोचा कि यार ये कल को एक गड़बड़ हो सकती है, तो क्यों ना हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों को पहले से ही संविधान में ही लिख दें, ताकि सरकार ऐसा कर नहीं पाए और अल्पसंख्यकों को भी अच्छा महसूस हो, कि उनको भी लगे हमें देखो संविधान के द्वारा सिक्योरिटी प्रदान की गई है। तो उनको भी एक अच्छा मतलब महसूस होगा, वो अपने आप को एक सिक्योर महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे। और उन्हें लगेगा कि देश में हमारे साथ कुछ भेदभाव नहीं हो सकता। तो वो अच्छा है, देश के लिए अच्छा होता है, उससे उनके मन में देश के प्रति लगाव पैदा होता है। और तो इस कारण से फिर क्या किया गया कि भारतीय समाज में विविधता ज्यादा थी, तो ये एक डर था, एक शंका थी कि कल को बहुमत अल्पमत पर तानाशाही कर सकता है, उसको दबा सकता है। तो ऐसा सोचते हुए कि कल को ऐसा हो सकता है, तो इसका इलाज पहले ही ढूंढ लिया गया। और इलाज ढूंढा गया अल्पसंख्यकों को, आपको पता है 29 और 30 नंबर जो आर्टिकल है, जिसमें अल्पसंख्यकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के लिए मूल अधिकारों की बात की गई है। तो इसका मतलब पहले से ही आपने संविधान में ही उनको सिक्योरिटी दे दी, ताकि उनको ऐसा फील नहीं हो कि इस देश में उनके साथ में बड़ा ही भेदभाव वाला व्यवहार हो रहा है, ऐसा उनको फील नहीं हो। तो हमने मूल अधिकारों में ही उनके लिए प्रावधान कर दिया। तो ये भी सोच के किया कि कल को बहुमत दबा सकता है, बहुमत उनका शोषण कर सकता है। तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए पहले से ही हमने मूल अधिकार हमने जोड़ दिए, ताकि ऐसा हो नहीं सके। फिर देखते हैं चौथा पॉइंट क्या करा। भारत में संघात्मक व्यवस्था है। आपको पता है संघात्मक व्यवस्था है तो दो सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। तो भारत में ढांचा कैसा है, संघात्मक है। संघात्मक है तो संघ सरकार है, राज्यों की राज्य सरकारें हैं। तो यहां पर एक चांस ये रहता है, एक संभावना ये रहती है कि जो राज्यों की जो राज्य सरकारें हैं, ये कल को हो सकता है कि अपने जो लोग हैं उनके साथ मतलब राज्य सरकारें उनके साथ कोई मनमाना व्यवहार कर सकती है, या उनके साथ कोई मनमानी भी कर सकती है। उनके जो अधिकार हैं उनको छेड़खानी कर सकती है, उनके अधिकारों को सीमित कर सकती है, उन पर तरह तरह के प्रतिबंध थोप सकती है, ऐसा कर सकती है। तो इनको पता था कि भारत में संघात्मक ढांचा है, राज्यों राज्यों के अलग अलग मतलब उनके अलग अलग शासन के प्रशासन के अलग अलग विषय होते हैं, उनकी शक्तियां अलग होती हैं, संघ की अलग शक्तियां हैं। तो इनको एक डाउट्स ये भी था कि कल को राज्य अपने लोगों के ऊपर अपनी शक्तियों का मतलब दुरुपयोग भी कर सकते हैं। कुछ एक आबादी को वो
उन शक्तियों के साथ ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं, ऐसा उनके मन में था, ये सवाल था। तो इस सवाल का भी उन्होंने पहले इलाज कर दिया कि कल को ऐसा ना हो कि कोई राज्य अपनी शक्तियों का अपनी आबादी के कुछ हिस्सों पर दुरुपयोग करना शुरू कर दे, कुछ को अधिकारों से वंचित कर दे या उनसे छीन ले या उनके अधिकार समाप्त कर दे, कर सकता है। तो ऐसी हम संभावना ही क्यों छोड़ें कि कोई राज्य ऐसा कर दे। तो उन संभावनाओं पर हमने पूर्ण विराम लगाया और हमने संविधान के अंदर ही लोगों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था कर दी, ताकि कोई भी जो राज्य की सरकारें हैं वो ऐसा नहीं कर सके, वो लोगों के मूल अधिकारों के साथ खिलवाड़ ना कर सके, उनके साथ छेड़खानी ना कर सके, उनके ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध ना थोप पाए। 5वां नंबर, लोगों को यह एहसास कराना कि आप सभी बराबर हैं। ये भी जरूरी था, एहसास कराना जरूरी है, कहने से ही नहीं, उनके मन के अंदर ये भाव आना चाहिए कि हम सभी बराबर हैं। और हम सभी बराबर हैं, किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं, कोई विशेष नहीं, कोई अनोखा नहीं, कोई स्पेशल नहीं, सब बराबर, ऑल आर इक्वल। ये कब आएगा? जब एक ही संविधान के द्वारा सभी के लिए एक जैसे अधिकार दे दिए जाएं, तो सबको ये लगेगा, देखो हमारा जो संविधान है, हमारा जो फंडामेंटल लॉ है, जो हमारा मूलभूत कानून है, वो देखो सबको बराबर मानता है। इसलिए उसने सबके लिए एक जैसे अधिकारों की व्यवस्था कर दी है। तो उससे क्या होता है, हम और ज्यादा निष्ठावान बन जाते हैं। हमारे अंदर जो हमारे देश के लिए, कानून के लिए, संविधान के प्रति जो निष्ठा होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा हमारा आदर सम्मान उनके प्रति बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मूल अधिकार होते हैं, ये बिना किसी भेदभाव के भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, सभी को ये लगता है कि देखो संविधान ने किसी को बड़ा या छोटा नहीं माना है, संविधान की नजर में सारे लोग बराबर हैं। तो ये बराबरी वाला एहसास भी कराने के लिए हमने मूल अधिकार दिए कि ये ऐसे अधिकार हैं जो सबको मिलेंगे, सारे भारतीय नागरिकों को मिलेंगी, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। तो बराबरी का एहसास भी कराते हैं कौन? मूल अधिकार। और यही एहसास हो लोगों को, ये उनको फील हो, उनको महसूस हो, उसके लिए मूल अधिकार संविधान में, संविधान बनाते वक्त ही जोड़ दिए गए, ताकि ऐसा कल को कोई झंझट ही नहीं हो। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अब देखो, भारतीय संविधान द्वारा कौन कौन से प्रदत्त, प्रदत्त का मतलब कौन कौन से संविधान ने, भारतीय संविधान ने मूल अधिकार दिए हुए हैं। तो अब जो भी अपन पढ़ेंगे ना, ये हमने, मैंने शुरुआत में जो आपके जो मूल अधिकार हैं, जो भाग नंबर 3 में, उनको बड़ा संक्षेप में लिखा हुआ है। तो ये तो अभी संक्षेप में एकदम टाइटल टाइप है, शीर्षक टाइप है, एक लाइन में लिखा हुआ है। ये तो केवल एकदम बस थोड़ा सा एक हल्का सा आइडिया हो जाए कि अच्छा 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 13 में क्या लिखा हुआ है, 14, 15, 16 ऐसे करके इनमें क्या लिखा हुआ। तो अभी जो हम पढ़ेंगे ना, वो इनको बड़ा संक्षेप में ही पढ़ रहे हैं। तो अभी आपको इतना मतलब कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है कि सर इनको रटें क्या प्रत्येक लाइन को, नहीं। जब हम इसी के बारे में बड़े विस्तार से चलेंगे, प्रत्येक आर्टिकल को बड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, अभी तो हम संक्षेप में, एक तरह से ये देख लो कि मूल अधिकारों का संक्षिप्तीकरण पढ़ रहे हैं। अब सार रूप में अपन उनको पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है, मोटे तौर। गहराई में जाएंगे तो बहुत सारे उसके भाग मिल जाएंगे, किसी में 2 भाग, किसी में 5 भाग, किसी में 10 भाग, किसी में पता नहीं, कोई किसी में कोई सीमाएं लिखी हुई, रेस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं, किसी में क्या ऐसा, बहुत मतलब गहराई से जाएंगे तो टाइम लगेगा। इसलिए एक बार हमने संक्षेप में इन चीजों को बताया है। तो देखते हैं संक्षेप में किस कानून, किस आर्टिकल में क्या चीजें लिखी हुई है, संक्षेप में देख लेते हैं एक बार, ताकि आपके एक दिमाग में पूरी एक छवि बन जाए इन आर्टिकल्स की, कि अच्छा मोटे तौर पर 15 ये कह रहा है, 16 ये कह रहा है, 17 ये कह रहा है, आपको एक आइडिया हो जाए। कई बार तो क्या होता है, इन बेसिक से ही सवाल में, बेसिक से ही मतलब बातें पूछ ली जाती मूल अधिकार की, वो हमसे गलत हो जाती। तो उन बेसिक बातों पर अगर सवाल आएगा तो वहां ये आपके लिए बड़ा रामबाण सिद्ध होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मोटी मोटी बातें क्लियर हो जाती हैं कि आखिरकार सार रूप में कौन सा आर्टिकल क्या बोल रहा है। देखते हैं, भाग नंबर 3 क्लियर है आपका, 12 से 35 तक मूल अधिकार है, ये भी क्लियर है। अनुच्छेद 14 से लेकर अगर हम 32 तक जाएंगे, तो जो असली जो मूल अधिकार हैं, जो आप लोगों को मिले हुए हैं, मतलब हम लोगों को भी मिले हुए हैं, जो मूल अधिकार जो
जिन असल में जो मूल अधिकार हैं, जो हमारे जीवन को संवारते हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं, वो 14 से 32 तक में है, जिनको हम कह सकते हैं मुख्य मूल अधिकार, मेन फंडामेंटल राइट्स। तो फिर इसका मतलब क्या, आप कह रहे हो सर 12 से 35 है, तो वो क्या है? 12 भी है, 13 भी है। ये भी मूल अधिकार, ये भी, जब आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये मत कर देना आप 14 से 32 तक है। ये तो अपन ने ऐसे बात की है कि भाई जो मूल अधिकार आपके आपके जीवन को संवारते हैं, आपके जीवन को अच्छा बनाते हैं, वो मूल अधिकार 14 से 32 में है। जो असल में जो मूल अधिकार है, जो आपको संविधान ने दिए, वो 14 से 32 है। तो बाकी की जो 33 34 35, 12 और 13, वो क्या है? वो भी मूल अधिकारों का ही भाग है। वो भी मूल अधिकारों में ही गिने जाते हैं, और मूल अधिकार ही हैं। लेकिन इनमें मूल अधिकारों की बात नहीं है कि भाई 12 ये नहीं कहता कि फलाना मूल अधिकार आपको ये कोई मूल अधिकार देता है, नहीं। 12 13 ये मूल अधिकारों के बारे में बात करते हैं, ये मूल अधिकारों से जुड़ी हुई चीजों को स्पष्ट करते हैं। तो ये इस इनमें क्या है? इनमें मूल अधिकारों से ही संबंधित प्रावधान है। जबकि असली मूल अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 32 तक, उसमें असली मूल अधिकार है। तो इसका मतलब कोई ये नहीं निकाल ले कि अच्छा ठीक है, तो सर 12 से 13 में नकली मूल अधिकार है, और 33 से 35 तक नकली नहीं। नकली का नहीं है। इनका मतलब ये है कि ये भी मूल अधिकारों का ही हिस्सा है। बस इसमें क्या है, मूल अधिकारों में जो जो चीजें आगे आएंगी बीच बीच में, उनको स्पष्ट किया हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि ये मूल अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान है, वो 12 में भी है, 13 में भी है, और आगे आपके 33 34 35 में भी। लेकिन जो आपको असल मूल अधिकारों की बात की जाए, वास्तविक मूल अधिकारों की बात की जाए जो आपको मिलते हैं, वो है 14 से 32। तो 12 और 13 भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है। तो और बाकी के अनुच्छेदों में मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान है, बात लिख दी है कि बाकी में क्या है, मूल अधिकारों से जुड़े हुए ही प्रावधान है। यानी 12 में जो बात है, वो बात भी मूल अधिकारों से ही जुड़ी हुई है, जो मूल अधिकारों के लिए बड़ी काम की है। इसको भी समझना जरूरी है। मूल संविधान में, ये आपको सबको पता है, जब अपन ने आप जब छोटे थे, आपने कक्षाओं में पढ़ा होगा स्कूल में। अपन पढ़ते थे 7 प्रकार के मूल अधिकार होते हैं, 6 प्रकार के मूल अधिकार होते हैं। एक्चुअल में 6 प्रकार 7 प्रकार क्या होते हैं? ये कोई, पहले अपन पढ़ते थे 7 प्रकार के मूल अधिकार होते थे, 44वें संविधान संशोधन के बाद में 6 प्रकार के बच गए हैं। ये 6 प्रकार 7 प्रकार क्या है? सही मायने में देखें तो मूल अधिकार तो 12 से 35 अनुच्छेद तक लिखे हुए हैं, और 12 से 35 में भी 14 से 32 तक तो वो मूल अधिकार हैं जो आपके जीवन के लिए उपयोगी हैं, जो असल में जो मूल अधिकार आपको दिए हुए वो हैं। और बाकी के जो अनुच्छेद हैं वो मूल अधिकारों से संबंधित हैं, मूल अधिकारों से जुड़े हुए हैं, उनका कनेक्शन है मूल अधिकारों से, ठीक है। तो ये 7 वाली क्या बात है? 7 वाले का मतलब है कि जो मूल अधिकार हैं आपके, उन 14 से जो 32 तक जो मूल अधिकार जो चलेंगे, उनको 7 कैटेगरी में बांट दिया गया। कि जैसे 14 से 18 जो समानता से जुड़े हुए अधिकार हैं, 14 भी समानता से है, 15 भी समानता से है, 16 भी समानता से, 17 भी समानता से, 18 भी समानता। ये वो मूल अधिकार हैं जो समानता लाते हैं। ये किसके लिए? समानता लाने वाले अधिकार हैं। यानी ये 14 से लेकर के जो 18 तक के जो मूल अधिकार हैं, ये एक जैसे हैं। इनका मकसद क्या है? समाज के अंदर, भारतीय समाज में समानता की स्थापना करना। ये समानता लाते हैं कि समाज के अंदर कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब समान है। तो जो समानता के जो अधिकार वाला जो एक कैटेगरी बन गई, कि 14 से 18 वाली जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में सारे के सारे जितने भी मूल अधिकार हैं, 5 हो गए, 14 15 16 17 18, ये जो 5 जो मूल अधिकार हैं, ये समानता से संबंधित है। ये समानता लाने के लिए है, कि ये अधिकार दिए ही इसलिए हैं ताकि समाज में समानता स्थापित हो। फिर आते हैं 19 20 21 22। वो क्या है? वो स्वतंत्रता देते हैं। तो वो 19 से लेकर 22 वाले जो अधिकार हैं जो आपको स्वतंत्रता देते हैं, तो वो हो गए स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अधिकार हो गए। तो दूसरी कैटेगरी होगी स्वतंत्रता की।
तीसरी जो कैटेगरी है वो शोषण से बचाने के लिए है, कि कोई किसी का शोषण नहीं कर पाए। तो उसके लिए वो 23 से लेकर के 24 तक चलेगी। फिर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता भी आपकी सुरक्षित हो, सबको अपने अपने धर्म को मानने की, उसके अनुसार आचरण करने की फ्रीडम हो। तो 25 से लेकर 28 तक जितने भी आर्टिकल होंगे वो सारे सारे आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। वो धार्मिक स्वतंत्रता से ही संबंधित विभिन्न बातें करेंगे। तो एक जैसे हो गई, तो वो कैटेगरी आ गई। फिर उसके बाद में आती है वही अल्पसंख्यकों की शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकारों की बात, कि उनके लिए जो शिक्षा संबंधी व्यवस्था करते हैं, उनके संस्कृति की सुरक्षा संबंधी वो व्यवस्था करते हैं। फिर उसके बाद में एक संपत्ति का अधिकार, जो अब नहीं है, पहले हुआ करता था। और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से 7 कैटेगरियां हुआ करती थी। तो अब आपके क्लियर हो जाना चाहिए, जब हम कहते हैं 7 मूल अधिकार हैं, 7 मूल अधिकार नहीं, मूल अधिकारों की 7 श्रेणियां हैं, 7 वर्ग हैं। अब एक वर्ग में अलग अलग संख्या में मूल अधिकार हैं। तो अलग अलग ये कैटेगरियां बनी हुई हैं, अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, जिन्हीं को हम कह देते हैं नॉर्मली कि 7 प्रकार के मूल अधिकार हुआ करते थे। और अब कितने हो गए? 6। क्योंकि उनमें से जो एक प्रकार का मूल अधिकार था, जिसे हम क्या कहते हैं, संपत्ति का अधिकार।